तो जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था, इवाको और असाही वो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। अभी इवाको असाही के ऊपर अटैक करता है और उसे ऐसा लग रहा था कि असाही मर गया, लेकिन असाही वो पूरी तरह से ठीक था और बहुत ही आसानी के साथ इवाको को डिफीट भी कर देता है। इसके बाद इवाको असाही से माफी मांगता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन असाही उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और उसे पीट पीट कर उसकी हालत वो बहुत ही ज्यादा खराब कर देता है। इसी सीन के साथ हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में असाही इवाको से बोलता है, तो तुम फाइनली उठ गए। हम इवाको को देखते हैं जो असाही को देखने के बाद घबराते हुए पीछे हटता है और चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके बात को सुनकर असाही हंसते हुए बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे सभी क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट और बहुत ही आसानी के साथ दे दो। फिर वो अपने पास से एक फोन को बाहर निकालते हुए बोलता है, तो मेरा पहला सवाल ये है, मुझे बताओ ये वुमेन कहाँ पर है। और यहाँ पर असाही किसी और की नहीं बल्कि लिरुक्सी की बात कर रहा था। अपने फोन को असाही के पास देखने के बाद इवाको बोलता है, ये तो मेरा फोन है। असाही बोलता है, अगर मैं तुम्हारे कॉल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बताऊं तो तुमने आज ही लिरुक्सी से बात की है, तो फिर चलो तुम्हें उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन पता है मुझे सब कुछ बताओ। असाही के बात को सुनकर इवाको बोलता है, लिरुक्सी वो 3 दिनों के अंदर जापान आएगी। तो मैंने ये सोचा था कि उसके यहाँ पर आने के बाद मैं इन सभी चीजों के बारे में उससे बात करूंगा। इवाको के बात को सुनने के बाद असाही स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है, तो वो यहाँ पर आ रही है, इन दिनों के अंदर लिरुक्सी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये सोचने के बाद वो इवाको से बोलता है, मैंने ये फैसला कर लिया है कि मुझे आगे क्या करना है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और हाँ, लिरुक्सी को तुम उसी तरह से ट्रीट करना जैसे कि तुम करते हो। इसके अलावा उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, मैं तुम्हारे हार्ट के ऊपर अपने एक स्पेशल मैजिक को यूज करूंगा, तो अगर तुमने किसी को भी बताया कि मैं कौन हूँ तो तुम्हारा हार्ट वहीं पर एक्सप्लोड कर जाएगा और तुम वहीं पर मारे जाओगे। मैजिक को कास्ट करने के बाद असाही चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। वो आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है, रियलिटी में मैंने इस तरह के किसी भी मैजिक का यूज नहीं किया, तो मुझे यकीन है इवाको वो इस डर की वजह से किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताएगा। और मैं तुम्हारे ऊपर एब्सोल्यूट हिप्नोसिस का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इस फैन को फील करते हुए बस सफर करो। असाही के इतना सोचने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम 3 दिनों बाद सीधा फ्लाइट के अंदर का सीन देखते हैं। हम उसी फ्लाइट के अंदर लिरुक्सी को देखते हैं जो कि जापान में आ रही थी। हम उसी के बगल में उसके बॉडीगार्ड को भी देखते हैं जो बोलता है, मिस लेई हम लगभग पहुंचने वाले हैं। इसके बाद हम फ्लाइट अटेंडेंस का सीन देखते हैं जहां पर वो अनाउंस करते हुए बोलती है, भाई और बहनों हम लगभग पहुंचने वाले हैं। उसके इतना बोलने के साथ ही फ्लाइट के अंदर जोर से चीखने की आवाज आती है। हम देखते हैं उसी प्लेन के अंदर कुछ टेररिस्ट भी मौजूद थे जिन्होंने की एरोप्लेन को हाईजैक करने का प्लान बना रखा था। में से एक बंदा सभी के ऊपर वेपन को पॉइंट करते हुए बोलता है, सभी लोग फर्श के ऊपर बैठ जाओ। उसकी बात को सुनकर सभी लोग घबरा कर तुरंत फर्श के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर हम लिरुक्सी को देखते हैं जो कि अपने सीट से उठती है और सीधा अपनी टेररिस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगती है। उसके सामने खड़ा टेररिस्ट चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। वो ये बातें कर रहा था तभी लिरुक्सी अपने पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर एक अटैक करती है। लिरुक्सी के बस एक ही अटैक के अंदर वो बंदा वहीं पर हार जाता है। फिर लिरुक्सी बहुत ही स्पीड के साथ वहाँ पर जितने भी टेररिस्ट थे उन सभी के ऊपर अटैक करके उन्हें भी डिफीट कर देती है। उस प्लेन के अंदर लिरुक्सी को देखकर सभी पैसेंजर बोलते हैं, ये तो लिरुक्सी है, सच में ये तो वही है, पेंटाग्राम सेंट की लिरुक्सी, इन्होंने हमें बचा लिया, सच में ये ग्रेट हैं। उनके इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है। हम देखते हैं पुलिस वो उन सभी टेररिस्ट को वहाँ से ले जा रही थी और लिरुक्सी जो खड़ी होकर इन सभी चीजों को देख रही थी। तभी उसके पास एक बंदा आते हुए बोलता है, मिस लिरुक्सी आपने मेरे लिए जो किया इसकी वजह से मुझे लगता है कि थैंक्स इनफ नहीं होगा। लिरुक्सी बोलती है, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं खुश हूँ कि मैं इस प्लेन के अंदर मौजूद थी और मुझे लगता है अगर मैं वहाँ पर नहीं होती तो पूरे के पूरे एयरलाइन की रेपुटेशन वो बहुत ही खराब हो जाती। लेकिन इन सभी चीजों से इम्पोर्टेंट ऐसा लगता है कि ये कोई स्पेशल गन है जिसे कि मेरे डायरेक्टर ने पहली बार पकड़ा है। मैंने सुना है कि कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो डंजन से मटेरियल को बाहर लाते हैं जिनका यूज करते हुए आर्मर्स और गियर को बनाया जाता है, इसलिए मैं भी अपने स्टाफ को कुछ इसी तरह के गियर्स को देना चाहती हूँ। और हाँ, मुझे यकीन है कि आप इस गियर को कैरी कर सकते हैं। इस बात को सुनकर वो पर्सन बोलता है, हाँ बिल्कुल, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लिरुक्सी वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए किसी को कॉल करके बोलती है, ये मैं हूँ, चलो जल्दी करो, उन हाईजैकर्स को छोड़ दो।
लीरोक्सी के इतना बोलने के बाद उसका बॉडीगार्ड, मैं इसे बॉडीगार्ड ही कहने वाला हूँ, वो बोलता है सच में ये सभी चीजें तो काफी बढ़िया थी। लीरोक्सी बोलती हाँ तुमने सही कहा, ये काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। उन्हीं हाईजैकर्स की वजह से मैंने अपने डील को पक्का कर लिया। ये बोलने के बाद जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलती है तब उसे अपने सामने काफी सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि उसी का इंतजार कर रहे थे। वो सभी चिल्लाते हुए बोलते हैं मिस ले, जैसा कि हमने आपके बारे में सोचा था, आप तो सच में ग्रेट हैं। लीरोक्सी बोलती है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने बस वही किया जो कि मुझे करना चाहिए था। लीरोक्सी के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम सीधा इवाको के एकेडमी का सीन देखते हैं और लीरोक्सी वो भी यहीं पर आई है। वो अपने गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोलती है तो फाइनली अब वो टाइम आ गया है कि मैं अपने उस काम को करूं जिसके लिए मैं यहाँ जापान में आई हूँ। इसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर इवाको खड़ा था। वो चुपचाप बालकनी के पास खड़ा था लेकिन तभी उसे पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है और जब वो पीछे घूमकर देखता है तब उसे दिखाई देती है लीरोक्सी और उसी के साथ में उसका बॉडीगार्ड। लीरोक्सी वहाँ पर आते हुए इवाको से बोलती है इवाको आखिर तुम कैसे हो। इसके बाद वो चाय पीते हुए इवाको से आगे बोलती है तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी वाइड एट्रीब्यूट वाले स्टूडेंट के ऊपर नजर रख रहे हो, मुझे बताओ आखिर उसके अंदर तुम्हारी प्रोग्रेस वो कहाँ तक पहुँची। इवाको बोलता है वो सब बस समय की बर्बादी थी जैसा कि तुमने मुझसे कहा था। लीरोक्सी बोलती है ओ ऐसी बात है कि यूनिक एट्रीब्यूट होने के बाद भी उसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं। लीरोक्सी के ये बोलने के बाद हम इवाको को देखते हैं जो घबराते हुए अपने मन में सोचता है अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा बोल दिया जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए तो वो मैजिक एक्टिवेट हो जाएगा और मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। इवाको ये सोच रहा था तभी लीरोक्सी बोलती है तो मैं अब उस बारे में बात करूंगी जिसके बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ उस ड्रग के बारे में जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं। हम अब उसका टेस्ट करना चाहते हैं तो हमें उसका टेस्ट करने के लिए काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी और वैसे भी तुम्हारी एकेडमी के अंदर काफी सारे स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है ये इनफ होना चाहिए। चलो सबसे पहले मुझे अपने स्टूडेंट की एक लिस्ट दिखाओ। उसके इतना बोलने के बाद हम असाई को देखते हैं जो कि इवाको के जरिए इन सभी बातों को सुन रहा था। इन सभी बातों को सुनने के बाद वो बोलता है सच में ये लोग कितने ज्यादा बेकार हैं और लीरोक्सी अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि अब तुम एक ऐसे चीज को एक्सपीरियंस करने वाली हो जिसके बारे में शायद तुमने कभी भी सोचा नहीं होगा। असाई के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन वो अगले दिन पर शिफ्ट होता है। हम असाई को देखते हैं जो कि न्यूज को देख रहा था और न्यूज पर यही खबर चल रही थी कि कैसे जापान में आने के साथ ही लीरोक्सी ने सभी हाईजैकर्स को पकड़ लिया। न्यूज चैनल के बात को सुनकर असाई बोलता है लीरोक्सी ये उन लोगों में से एक है जिन्होंने 20 साल पहले मुझे धोखा दिया था। जहाँ तक मुझे उसके बारे में पता है वो डंजन के मटेरियल का यूज करते हुए यूनिक ग्रेड के वेपन को बनाती है। ऐसा लगता है कि उसने इन सभी चीजों को बेचकर काफी सारे पैसे को इकट्ठा कर लिया है और कल की बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि लीरोक्सी वो स्कूल के अंदर कुछ ना कुछ तो करने वाली है। इसके बाद असाही वो अपने एकेडमी ड्रेस को पहनते हुए आगे बोलता है लोगों के नजर में वो एक हीरो है लेकिन पर्दे के पीछे रहकर वो हर एक का फायदा उठाती है और अब मैं इसे ज्यादा दिनों तक चलने नहीं दे सकता। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम एकेडमी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर असाही वो अपने फोन को देखते हुए सोचता है आखिरकार मैं ये सब चीजें कैसे करूंगा क्योंकि इसके एकेडमी के अंदर आने के साथ ही सिक्योरिटी वो बहुत ही ज्यादा हाई हो चुकी है। असाही ये सब बातें सोच ही रहा था तभी केरिन उसके पास आते हुए बोलती है क्योसुके। केरिन को देखकर असाही बोलता है ओ केरिन ये तुम हो। केरिन असाही से बोलती है गुड मॉर्निंग। फिर वो असाही का फोन देखते हुए बोलती है तो तुम लीरोक्सी के बारे में आर्टिकल्स को पढ़ रहे हो। असाही बोलता है हाँ मैंने सोचा कि इसे एक बार देख लूं। केरिन बोलती हाँ तुम्हें एक बार जरूर देखना चाहिए, वो सच में अमेजिंग है। उन्होंने कल ही प्लेन हाईजैकर्स को पकड़ा है। इसके अलावा ग्रेट स्नेक चांगसान भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। केरिन के बात को सुनकर असाही बोलता है क्या चांगसान। केरिन बोलती हाँ ये वही क्लैन है जिसे कि लीरोक्सी ने क्रिएट किया है। उस क्लैन के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो सब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इस बात को सुनकर असाही अपने मन में सोचता है ओ तो ऐसी बात है। लीरोक्सी के साइड में जो लोग ब्लैक कोट पहनकर खड़े थे वो उसी क्लैन के मेंबर हैं। केरिन आगे बोलती है इस स्कूल के कई सारे स्टूडेंट वो उन्हीं के ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो क्योसुके। केरिन के बात को सुनकर असाही कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तभी वो अपने मन में सोचता है नहीं रुको, अगर मैं उस क्लैन का यूज करूँ तो शायद मैं लीरोक्सी तक पहुँच सकता हूँ। तो फिर ठीक है। ये सोचने के बाद वो वहाँ से जाते हुए केरिन से बोलता है केरिन इन सभी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स, मुझे अब ये समझ में आ गया कि मुझे आगे क्या करना है। ये बोलकर असाही वहाँ से निकल जाता है। असाही के वहाँ से जाने के बाद केरिन अपने मन में सोचती है आखिरकार इसने मुझे थैंक्स क्यों कहा। उसके इतना सोचने के साथ ही
हमारा सीन सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर युवा को वो काफी ज्यादा घबराया था। वो घबराते हुए बोलता है, हाँ ये मैं ही हूँ। और युवा को यहाँ पर इतना ज्यादा इसलिए घबराया है क्योंकि असाई ने उसे कॉल किया है। असाई उससे बोलता है, युवा को मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। युवा को बोलता है, आखिर वो क्या है? असाई बोलता है, मुझे ली रुक्सी के पास जाना है। असाई के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम एक लैब का सीन देखते हैं और ये वही लैब है जहाँ पर ली रुक्सी लोगों के ऊपर अपने ड्रग का एक्सपेरिमेंट करती है। वहाँ पर सभी लोग एक पर्सन के ऊपर ड्रग का टेस्ट कर रहे थे। तभी ली रुक्सी भी उस लैब के अंदर आ जाती है। वो अंदर आते हुए बोलती है, आखिरकार सब कैसा चल रहा है? हम उसी बंदे को देखते हैं जो ली रुक्सी को वहाँ पर देखने के बाद बोलता है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। अगर ये सभी चीजें इसी तरह से चलती रही तो मैं मर जाऊंगा। उसके इतना बोलने के साथ ही ली रुक्सी अपने पैर को ऊपर उठाती है और सीधा उसके फेस पर एक लात मारते हुए बोलती है, तुम क्या सोचते हो मैं अपना एक्सपेरिमेंट चूहों के ऊपर करूं? लेकिन तुम्हें शायद ये बात पता नहीं कि जो रेट है वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। और वैसे भी तुम्हें इतना ज्यादा डिसअपॉइंट होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये ड्रग तुम्हारे ऊपर वर्क किया तो तुम और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। ली रुक्सी वहाँ से जाते हुए आगे बोलती है, चलो एक्सपेरिमेंट को शुरू करो। ली रुक्सी के इतना बोलने के बाद हम देखते हैं वो सभी लोग अपने पास से एक बहुत ही बड़े इंजेक्शन को बाहर निकालते हैं, जिसे देखकर वो बंदा घबराते हुए चिल्ला रहा था। लेकिन वो सभी लोग मिलकर उस इंजेक्शन को उसके गले में लगा देते हैं। इंजेक्शन लगने के साथ ही उस बंदे की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। ली रुक्सी से देखते हुए बोलती है, सच में हम लोग एक बार फिर से फेल हो गए। मुझे लगता है हमें अब किसी ऐसे पर्सन का यूज करना होगा जिन्हें की मैजिक स्किल्स आती हैं, क्योंकि अब हमारे पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। हमें ये करना होगा क्योंकि मुझे और ज्यादा डेटा की जरूरत है। ली रुक्सी की बात को सुनकर उसका बॉडीगार्ड बोलता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम जल्द ही ऐसे लोगों को यहाँ पर ले आएंगे। ली रुक्सी बोलती, हाँ मेरे ख्याल से यही सही होना चाहिए। मुझे लगता है हमेशा की तरह इस बार भी द ग्रेट स्नेक ऑफ चांगसान के अंदर लोगों को रिक्रूट करने का बहाना देकर उन्हें यहाँ पर लाना होगा। इसके बाद वो युवाको को कॉल करके आगे बोलती है, युवाको मुझे लगता है अब हमें वो करने की जरूरत है जिसके बारे में हमने बात किया था। दूसरी तरफ से युवाको बोलता है, ठीक है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ली रुक्सी बोलती है, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मैजिक का यूज काफी अच्छे से कर सकते हैं। क्या तुम अपनी एकेडमी के अंदर से कुछ स्टूडेंट को चूज कर सकते हो? युवाको बोलता है, अगर ऐसी बात है तो हमें एकेडमी के अंदर एक सिलेक्शन सेरेमनी को रखना चाहिए और अगर हमने ऐसा किया तो जितने भी स्किल्ड स्टूडेंट हैं वो सब तुम्हें बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएंगे। इस बात को सुनकर ली रुक्सी बोलती है, बहुत खूब, मुझे लगता है कभी कभी तुम्हारा दिमाग वो काफी अच्छा चलता है। फिर ली रुक्सी कॉल को कट करते हुए आगे बोलती है, ठीक है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ली रुक्सी के इतना बोलने के बाद हम युवाको को देखते हैं जो कि टेलीफोन को रखते हुए अपने मन में सोचता है, मैंने वैसा ही किया जैसा कि तुमने मुझसे कहा था मिस सातो कोइचिरो। यहीं से हमारा सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है। ली रुक्सी के बॉडीगार्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर वो चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। ग्रेट स्नेक ऑफ चांगसान उसने डिसाइड किया है कि हम एक एग्जाम के जरिए तुम सभी लोगों में से कुछ को सेलेक्ट करेंगे और अगर तुम सभी लोग उस एग्जाम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हो तो तुम्हें उस क्लैन के अंदर जाने का एक मौका मिलेगा। उसकी बात को सुनकर सभी स्टूडेंट आपस में बात करते हुए बोलते हैं, क्या ये सच है? अगर ऐसी बात है तो हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम उन्हीं सबके बीच असाई को देखते हैं जो स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है, इसी के साथ ली रुक्सी के पास जाने का मेरा एक और स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम सिलेक्शन एग्जाम का सीन देखते हैं जहाँ पर वही बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ पर आने के लिए तुम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तुम्हें ये समझाऊंगा कि आखिरकार तुम्हें ये एग्जाम किस तरह से देना है। उसकी बात को सुनकर असाई अपने मन में सोचता है, अगर मुझे ली रुक्सी के और ज्यादा पास जाना है तो मुझे इसके अंदर शामिल होना होगा। कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे इस एग्जामिनेशन टेस्ट को पास करना होगा और मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा ताकि किसी को भी मेरे ऊपर बिल्कुल भी शक ना हो। लेकिन इस वजह से मैं अपने पावर को बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। ये चाहता हूँ कि ली रुक्सी का बॉडीगार्ड ये मेरे अंदर अपना थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए और इसी रीजन की वजह से मैं यहाँ पर अपने पूरे पावर को शो करने वाला हूँ। असाई ये सब बातें सोच ही रहा था तभी कोई उससे बोलता है, क्यों सुके? हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि कैरिन थी। वो असाई के पास आते हुए बोलती है, क्यों सुके क्या तुम भी यहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट देने के लिए आए हो? कैरिन के बात को सुनकर असाई बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। ये बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है, मैं नहीं चाहता कि कैरिन भी इन सभी चीजों के अंदर शामिल हो। हम कैरिन को देखते हैं जो असाई से बोलती है, मुझे ये बात पता है कि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती लेकिन मेरे पास एक रीजन है जिसकी वजह से मैं भी इसे ज्वाइन कर
करना चाहती हूँ। चलो हम दोनों मिलकर एक साथ अपना बेस्ट ट्राई करें ताकि हम दोनों भी इस क्लैन को ज्वाइन कर सकें। असाई बोलता है हाँ बिल्कुल। ये बोलने के बाद असाई अपने मन में सोचता है मुझे इस टेस्ट को पास करना होगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए। असाई ये बातें सोच रहा था तभी अनाउंसर बोलता है अब हम लोग तुम सभी के मैजिकल पावर को टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर तुम जिस डिवाइस को देख रहे हो ये तुम्हारे मैजिकल पावर को टेस्ट करेगा। तुम्हें बस इसके ऊपर अपने हाथ को रखना है, बाकी सब ये खुद ही कर लेगा। हम यहाँ पर तुम्हारे मैजिकल पावर को चेक करेंगे एक एक करके, तो फिर चलो धीरे धीरे तुम सभी लोग आगे आओ। उसके इतना बोलने के साथ ही एक बंदा आगे आता है और बहुत ही जोश के साथ उस डिवाइस के ऊपर अपना हाथ रखता है। लेकिन अनाउंसर वो इस चीज को देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अभी तक काफी सारे लोग आ चुके थे लेकिन उन सभी का ग्रेड वो बस बी और सी था। फिर वो आगे चिल्लाते हुए बोलता है अगली बारी है असाई क्योसुके की। उसकी बात को सुनने के बाद असाई आगे बढ़ता है और उसे अपना आईडी कार्ड दिखाता है। जब वो बंदा असाई के आईडी कार्ड को देखता है तब उसे पता चलता है कि इसका लेवल 33 है और ये जिस एट्रीब्यूट का यूज करता है उसका नाम है वाइड। ये देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है क्या लेवल 30 और वाइड एट्रीब्यूट, मुझे नहीं लगता ये कुछ ज्यादा कर पाएगा। हम असाई को देखते हैं जो कि सीधा जाकर उस डिवाइस के ऊपर अपने हाथ को रख देता है। असाई के ऐसा करने की वजह से उस क्रिस्टल के अंदर से बहुत ही ज्यादा लाइट वो बाहर निकलने लगती है। इस चीज को देखने के बाद थोड़ी देर के लिए अनाउंसर भी काफी हैरान हो जाता है। बाकी जितने स्टूडेंट थे वो सभी ये देखने के बाद बोलते हैं व्हाट द हेल, आखिर ये क्या है। वो सभी ये बातें बोल रहे थे तभी असाई वो क्रिस्टल के ऊपर से अपना हाथ हटाता है और अनाउंसर से बोलता है क्या ये ठीक था। अनाउंसर बोलता हाँ। ये बोलने के बाद वो असाई के एट्रीब्यूट को लिखता है और हम देखते हैं असाई का एट्रीब्यूट वो यस रैंक का था। इसके बाद असाई वहाँ पर अपने मैजिक स्किल को टेस्ट करता है। स्टार्टिंग में असाई वो बस अर्थ एट्रीब्यूट को यूज कर रहा था। ये देखकर अनाउंसर अपने मन में सोचता है क्या बस अर्थ एट्रीब्यूट, मुझे लगता है बस मैजिकल पावर होना सब कुछ नहीं होता, अगर तुम्हारे पास स्किल ना हो तो। वो ये बातें सोच रहा था तभी असाई एक स्माइल करता है और वहाँ पर अपने वाइड की पावर को एक्टिवेट करता है। इसे एक्टिवेट करने के साथ ही असाई वहाँ पर अर्थ के साथ साथ वाटर को भी यूज करने लगता है। देखकर अनाउंसर शॉक होते हुए बोलता है क्या अर्थ एट्रीब्यूट और उसी के साथ वाटर भी। अनाउंसर ये देखकर शॉक हो ही रहा था तभी असाई वापस से वहाँ पर अपने फायर को भी एक्टिवेट करता है और सबसे लास्ट में विंड एट्रीब्यूट और थंडर भी। इतने सारे एट्रीब्यूट को देखने के बाद वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे वो सब एकदम हैरान हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं क्या ये बंदा तो सभी के सभी एट्रीब्यूट को यूज कर सकता है। फिर हम असाई को देखते हैं जो स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है आखिरकार तुम्हें ये कैसा लगा। मुझे लगता है मेरी ऐसी पावर को देखने के बाद तुम सभी के होश उड़ गए होंगे। असाई ये बात सोच रहा था तभी कैरिन उसके पास आते हुए बोलती है क्योसुके तुम तो सच में अमेजिंग हो। असाई बोलता हाँ इसके लिए तुम्हारा थैंक्स और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी अपना बेस्ट ट्राई करो। इसके बाद हम कैरिन को देखते हैं जो कि अपना टेस्ट देने के लिए कुछ मुरझाए हुए प्लांट के पास जाती है। उनके पास जाने के बाद कैरिन वहाँ पर अपने स्किल को यूज करती है। कैरिन के ऐसा करने के साथ ही हम देखते हैं वो प्लांट वो धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। बस थोड़ी ही देर के अंदर वो प्लांट वो पूरी तरह से हील हो जाते हैं। और उनके लुक और साइज की बात करें तो वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा चेंज हो चुका था। इस चीज को देखने के बाद सभी लोग हंसते हुए बोलते हैं क्या ये तो बस फ्लावर को रिवाइव भी कर सकती है। आखिर ये किस तरह का स्किल है, मुझे नहीं लगता ये कोई स्पेशल एबिलिटी है। इस एट्रीब्यूट को देखने के बाद असाई अपने मन में सोचता है क्या ये लाइट एट्रीब्यूट है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर है। इन सभी चीजों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर को भी इसका रिव्यू देने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मुझे इससे थोड़ा बुरा तो लग रहा है लेकिन सच में ये काफी बढ़िया है। मुझे इस बात से ज्यादा खुशी है कि कैरिन अब वो उस बेकार से क्लैन को कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाएगी। असाई ये सब बातें सोच रहा था तभी हम लीरुक्सी के बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि अपने फोन के एक नोटिफिकेशन को देखता है जिसमें लिखा था असाई कैरिन उसे एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाएगा। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वही बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए बोलता है तो फिर ठीक है। सबसे लास्ट में अब हम एक डुएल को करने वाले हैं जहाँ पर तुम्हें जो लोग दिखाई दे रहे हैं यही होंगे तुम्हारे अपोनेंट। उस बॉडीगार्ड के बात को सुनकर सभी स्टूडेंट बोलते हैं क्या आखिरकार आप क्या चाहते हैं, हम ग्रेट स्नेक ऑफ चांगसान के मेंबर से फाइट करें। बॉडीगार्ड बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे जीत या हार पे इस चीज का फैसला नहीं करेंगे कि तुम हमारे क्लैन के अंदर ज्वाइन करोगे या फिर नहीं, बल्कि इसका फैसला तो इस तरह से होगा कि आखिरकार तुम्हारी फाइटिंग स्किल वो कैसी हैं।
ये सब बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है, वेल मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि इन सभी के अगेंस्ट जीत सकता है। हम देखते हैं पहला डुअल असाही और चांगसान के एक मेंबर के साथ था। वो मसल मैन बोलता है, सच में तुमने तो पूरे एकेडमी के अंदर अपनी पावर को दिखाकर पूरी तरह से हंगामा मचा दिया। ऐसा लगता है कि तुम शो ऑफ करने में काफी ज्यादा स्किल्ड हो, तो फिर चलो देखें तुम्हारी फाइटिंग स्किल वो कैसी है। लेकिन मुझे नहीं लगता तुम यहाँ पर कुछ भी कर पाओगे, क्योंकि रियल कॉम्बैट वो पावर को शो ऑफ करने के मुकाबले काफी अलग होता है। उसके बाद को सुनकर असाही बोलता है, हाँ मुझे पता है, मैं ये होप करता हूँ कि मुझे आपसे कुछ सीखने को मिले। तो मसलमैन बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं एक ही हिट के अंदर सब कुछ एंड कर दूंगा। ये बोलने के बाद वो वहाँ पर अपने अर्थ एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करता है और इसका यूज करते हुए सीधा असाही के ऊपर अटैक कर देता है। हम उसके अटैक को देखते हैं जो कि असाही को हिट करने ही वाला था, लेकिन वो अटैक असाही को हिट करता उससे पहले असाही वहाँ पर अपने विंड एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करता है और उसके सभी अटैक को वापस उसी की तरफ थ्रो कर देता है। हम देखते हैं ये अटैक सीधा मसलमैन को हिट करता है, जिसके अंदर उसे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। असाही की ऐसी पावर को देखकर मसलमैन अपने मन में सोचता है, आखिर ये क्या है। उसने बस एक ही अटैक के अंदर मेरे मैजिक को पूरी तरह नलीफाई कर दिया। ये सोचने के बाद जब वो अपने सामने देखता है तब असाही वहाँ पर तो था ही नहीं। इस चीज को देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है, आखिरकार वो कहाँ गया। वो ये बातें सोच रहा था तभी असाही बहुत ही स्पीड के साथ सीधा उसके पीछे आता है और एक आइस क्रिस्टल को क्रिएट करके सीधा उसके गले पर रख देता है। उसके गले पर क्रिस्टल रखने के बाद असाही बोलता है, मैजिक का यूज करते हुए हमें अपने एनिमी को बस डिफीट करना होता है और इसी को कहा जाता है रियल कॉम्बैट। मैंने सच में आज तुमसे बहुत कुछ सीखा। असाही के ये बोलने के बाद वहाँ पर अनाउंस हो जाता है कि इस मैच का विनर है असाही क्योसुके। असाही के ऐसे पावर को देखने के बाद वो बॉडीगार्ड अपने मन में सोचता है, कैसे आखिरकार इस बच्चे ने चांगसोन के एक मेंबर को डिफीट कैसे कर दिया, आखिरकार ये स्टूडेंट कौन है। उसके इतना सोचने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम ली रुक्सी को देखते हैं जिसे कि उसी बॉडीगार्ड ने कॉल किया था और ली रुक्सी से बोलता है, मिस ली एग्जाम खत्म हो चुका है। ली रुक्सी बोलती है, क्या तुम्हें वहाँ पर कोई ऐसा पर्सन मिला जिसके अंदर तुम इंटरेस्टेड हो। वो बॉडीगार्ड बोलता है, हाँ यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। ली रुक्सी बोलती है, क्या एक स्टूडेंट। वो बॉडीगार्ड बोलता है, हाँ वो स्टूडेंट सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है और जहाँ तक मुझे उसके बारे में पता है वो वाइड एट्रीब्यूट को यूज करता है। इस बात को सुनने के बाद ली रुक्सी वाको की बात को याद करती है जहाँ पर उसने कहा था यहाँ पर एक वाइड एट्रीब्यूट वाला स्टूडेंट है जो कि सच में काफी इंटरेस्टिंग है। इस बात को याद करने के बाद ली रुक्सी हंसने लगती है। वो हंसते हुए बोलती है, सच में ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में काफी अमेजिंग चीज लग चुकी है। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बॉडीगार्ड अनाउंस करते हुए बोलता है, अब मैं उन सभी के बारे में बताऊंगा जो कि सिलेक्शन एग्जाम के अंदर पास हो चुके हैं। सबसे पहला पर्सन है असाही क्योसुके। इस बात को सुनने के बाद सभी स्टूडेंट आपस में बात करते हुए बोलते हैं, क्या सच में वो पास हो गया, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। हम असाही को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है, बिल्कुल वैसा जैसा कि मैंने सोचा था। इस चीज की वजह से अब मैं ली रुक्सी के और ज्यादा क्लोज जा सकता हूँ। बॉडीगार्ड बोलता है, दूसरा असाही कैरिन। इस बात को सुनकर कैरिन काफी खुश हो जाती है। वो बोलती है, क्या सच में मैं सेलेक्ट हो गई। वहीं दूसरी तरफ से असाही अपने मन में सोचता है, कैरिन आखिर ये सेलेक्ट कैसे हो सकती है। मुझे लगता है इन्होंने इसे इसके यूनिक एट्रीब्यूट की वजह से पास किया है। इन सभी चीजों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ली रुक्सी वो एकेडमी के सभी स्टूडेंट का यूज अपने किसी पर्पस के लिए करना चाहती है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उसने कैरिन को चूज क्यों किया। असाही ये सब बातें सोचते हुए कैरिन को घूर रहा था, तभी कैरिन उसे देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल करती है। ये देखने के बाद असाही स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है, खैर ये भी ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो ली रुक्सी है या फिर कोई और, कैरिन के ऊपर एक आज भी नहीं आने दूंगा। इसके अलावा मुझे बस दो ही काम करने हैं, पहला अपने गोल को हासिल करना और दूसरा कैरिन की प्रोटेक्शन। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिनों बाद द ग्रेट स्नेक ऑफ चांगसान का सीन देखते हैं। हम वहीं पर ली रुक्सी के बॉडीगार्ड और उसके सामने असाही, कैरिन और उसी के एकेडमी के दो और स्टूडेंट को देखते हैं। बॉडीगार्ड उन चारों से बोलता है, मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ क्योंकि तुम चारों ने सिलेक्शन एग्जाम को पास कर लिया है। तुम्हें द ग्रेट स्नेक ऑफ चांगसान के अंदर ले जाने से पहले मैं
कुछ चीजों को चेक करना चाहूंगा, और ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ली रुक्सी भी आ रही हैं। इस बात को सुनने के साथ ही असाही का चेहरा वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बदल जाता है। वो बॉडीगार्ड बोलता है तुम्हारी एबिलिटी को चेक करने के बाद वो यहाँ पर आएंगी और तुम सभी से मिलेंगी, तो फिर चलो इससे पहले मैं तुम्हें ये पूरा एरिया दिखा दूं। ये बोलने के बाद वो उन चारों को पूरा का पूरा बिल्डिंग एरिया दिखाने लगता है। असाही अपने चारों तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है मैं तुरंत लेई रुक्सी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन इसकी वजह से मैं केरिन को अकेले नहीं छोड़ सकता। असाही ये सब बातें सोच ही रहा था, तभी केरिन बोलती है सच में ये बिल्डिंग तो काफी ज्यादा बड़ी है, इसे देखने के बाद मैं थोड़ी थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। असाही बोलता हाँ तुमने सही कहा, मैं भी। केरिन बोलती हाँ लेकिन इसके अलावा मैं काफी खुश भी हूँ क्योंकि मैं द ग्रेट स्नेक ऑफ चैंगसोन में शामिल हो रही हूँ। इस बात को सुनकर असाही बोलता है वैसे तुम इस क्लैन को ज्वाइन क्यों करना चाहती हो। केरिन बोलती है मेरी मोमो हॉस्पिटल में है और उनकी मेडिकल फीस वो सच में काफी ज्यादा है। इस बात को सुनकर असाही अपने मन में सोचता है तो ऐसी बात है, इसका मतलब ये यहाँ पर मेरी वजह से नहीं बल्कि अपने मॉम की वजह से आई है। ये सुनने के बाद मुझे उसकी प्रोटेक्शन के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना होगा। असाही ये सब बातें सोच ही रहा था, तभी वो बॉडीगार्ड बोलता हम इस बेसमेंट की तरफ चलेंगे। इसके बाद हम उसी बेसमेंट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग उसी लैब में आए हैं जहाँ पर वो पहला बंदे को टॉर्चर किया गया था। इस लैब को देखने के बाद असाही अपने मन में सोचता है ये एक लैब है, इसका मतलब ये लैब इनका ही होगा। हम उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि अपने टीममेट से बोलता है चलो गेट को बंद कर दो। बॉडीगार्ड के इतना बोलने के साथ ही उसके टीममेट गेट को बंद कर देते हैं और इन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इन सभी को देखने के बाद असाही अपने मन में सोचता है इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हमें बाहर जाने देने का इनका बिल्कुल भी इरादा नहीं है। इन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे भी थोड़ा सीरियस होना होगा। असाही ये बातें सोच ही रहा था, तभी उसकी एकेडमी के बाकी दोनों स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलते हैं आखिर ये क्या मजाक है, हमें बताओ आखिर इन सभी चीजों का मतलब क्या है। उन दोनों की बात को सुनकर वो बॉडीगार्ड गुस्से में बोलता है अपनी बकवास बंद करो। जैसा कि मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले ही बताया था, हम यहाँ पर तुम्हें लाए हैं ताकि हम तुम्हारी जांच कर सकें, खासकर एक नया ड्रग जिसका की यूज हम तुम्हारे ऊपर करना चाहते हैं। ये एक ड्रग है जिसे कि हमने डंजन के अंदर मिलने वाले इंग्रेडिएंट को मिलाकर बनाया है। ये तुम्हारी बॉडी के मैजिकल पावर और स्ट्रेंथ को थोड़ी देर के लिए काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगा। इस बात को सुनकर वो दोनों स्टूडेंट बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये काफी अच्छा है ना। वो दोनों ये बातें बोल रहे थे, तभी असाही बोलता है हमें बताओ क्या इस ड्रग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो बॉडीगार्ड बोलता है इसे बताने से अच्छा मुझे लगता है मुझे तुम्हें ये दिखाना चाहिए। ये बोलने के बाद वो इन सभी को पहले वाले पर्सन की वीडियो क्लिप दिखाता है जहाँ पर वो चिल्लाते हुए बोल रहा था मुझे जाने दो। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद वो सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और घबरा भी जाते हैं। फिर वही दोनों बॉडीगार्ड से चिल्लाते हुए बोलते हैं आखिर ये सब क्या बकवास है। वो बॉडीगार्ड बोलता है तुमने अभी जो वीडियो देखा वो एक ऐसा पर्सन था जो इस ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से मारा गया। मुझे लगता है अब तुम्हें इसका आंसर मिल गया होगा कि आखिरकार इस ड्रग से क्या होता है। इस बात को सुनकर वो दोनों घबराते हुए बोलते हैं ये तो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार है, हमेशा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। ये बोलकर वो दोनों वहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट करते हैं और सीधा बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं तुम्हें मारने के बाद हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे। उन दोनों को उस बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक करता देखा असाही केरिन से बोलता है केरिन तुम मेरे पास ही रहना। इसके बाद हम उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि अपने हाथ को स्ट्रेंथन करता है। अपने हाथ को स्ट्रेंथन करने के बाद वो सीधा उन दोनों को हिट करता है। बस बॉडीगार्ड के एक ही अटैक के अंदर उन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो लोग वहीं पर ढेर हो जाते हैं। उन दोनों को हिट करने के बाद बॉडीगार्ड बोलता है मुझे लगता है अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या तुम्हें यहाँ पर करना चाहिए और क्या नहीं। फिर वो केरिन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है हम अपने इस ड्रग का यूज इस लड़की से करेंगे। इस लड़की के पास लाइट एट्रीब्यूट है तो मुझे लगता है हमें इस बार थोड़ा बढ़िया रिजल्ट दिखेगा। ये बातें बोलने के बाद वो अपने हाथ में इंजेक्शन को लेकर सीधा केरिन की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो केरिन के पास पहुंचता उससे पहले असाही उन दोनों के बीच में आ जाता है। इस चीज को देखकर वो बॉडीगार्ड बोलता है आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। असाही बोलता है नहीं कुछ खास नहीं, मैं बस केरिन को तुम जैसे लोगों से बचाने का ट्राई कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर वो बॉडीगार्ड गुस्से में बोलता है क्या ऐसी बात है। उसके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं उसके जितने भी सबऑर्डिनेट थे वो सभी असाही के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं उसे
संभालने के लिए। लेकिन वो लोग असाही के ऊपर अटैक करते उससे पहले असाही उन सभी के ऊपर अटैक करके बहुत ही स्पीड के साथ आगे निकल जाता है। असाही की ऐसी स्पीड को देखकर वो बंदा हैरान हो ही रहा था, तभी असाही उसके ऊपर एक और अटैक करता है और बस इसी अटैक के अंदर वो बंदा डिफीट हो जाता है। असाही की ऐसी स्पीड और ऐसी पावर को देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन वो सभी लोग कुछ कर पाते उससे पहले असाही एक एक करके उन सभी के ऊपर अटैक करता है और बस थोड़ी देर के अंदर उन सभी को डिफीट कर देता है। अपने सबऑर्डिनेट को एक बच्चे से हारता देख वो बॉडीगार्ड बोलता है, नहीं ये सब बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कैसे आखिर वो सभी लोग एक झटके के अंदर कैसे हार सकते हैं? ये बातें सोच रहा था तभी असाही उससे गुस्से में बोलता है, अगले तुम हो। असाही की बात को सुनकर वो बॉडीगार्ड अपने मन में सोचता है, सिचुएशन जब ऐसी हो गई है तो फिर मुझे लगता है मुझे उस वुमेन को कैप्चर कर लेना चाहिए। ये सोचकर वो सीधा कैरिन को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन वो कैरिन तक पहुंच पाता उससे पहले असाही बीच में आ जाता है और उससे बोलता है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले ही बताया है कि तुम्हें इसके पास नहीं जाना है। असाही की बात को सुनकर वो बंदा असाही से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है, डैम इट, तुम्हारी वजह से धीरे धीरे मेरा प्लान बेकार हो रहा है। ये बोलकर वो अपने मन में सोचता है, आखिरकार ये किस तरह का पर्सन है, क्या इसे भी एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं होना चाहिए? वो ये बातें सोच रहा था तभी असाही उससे गुस्से में बोलता है, तुम अपने आप को संभालो। फिर वो कैरिन से बोलता है, कैरिन तुम बस मेरे पीछे खड़ी रहो। कैरिन असाही से बोलती है, असाही मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। ये बोलकर वो अपने मन में सोचती है, मुझे पता था क्योसुके अमेजिंग है, लेकिन उसके पिछले सभी मूव देखने के बाद मुझे ये नहीं लगा था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। क्योसुके तो सच में एक मॉन्स्टर है जिसे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। कैरिन ये सब बातें सोच ही रही थी तभी वो बॉडीगार्ड बोलता है, तुम बास्टर, तुम्हें ज्यादा एरोगेंट होने की जरूरत नहीं। असाही बोलता है, इन सभी चीजों को छोड़ो, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिरकार तुम एकेडमी के स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट की तरह यूज क्यों कर रहे हो? मुझे बताओ आखिरकार ऐसा क्यों? असाही के बात को सुनकर वो बॉडीगार्ड स्माइल करते हुए बोलता है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। हम इनका यूज इस वजह से करते हैं क्योंकि अगर ये लोग मर भी जाएं तो भी इसलिए की ब्लेसिंग वो इन सभी को मिलेगी। इसके अलावा अगर हमारा ड्रग वो एक बार भी कंप्लीट हो गया तो हम पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपना रूल कर सकते हैं। इसके बात को सुनकर असाही बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस तरह के एक्सपेरिमेंट के अंदर कभी भी सक्सेसफुल हो सकते हो? सच में तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा घिनौने हो। असाही की बात को सुनकर वो बॉडीगार्ड बोलता है, हम बस उन्हीं चीजों को यूज करते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल होता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये उस लड़की के लिए ऑनर की बात है कि वो एक सब्जेक्ट की तरह हमें सर्व करे। बॉडीगार्ड के बात को सुनने के बाद असाही कैरिन के बात को याद करता है जहाँ पर उसने कहा था मेरी मॉम हॉस्पिटल में है और उनकी मेडिकल फीस वो काफी ज्यादा है और बस इसी वजह से मैं इस क्लैन को ज्वाइन करना चाहती हूँ। कैरिन की ये सब बातें याद करने के बाद असाही वो एकदम गुस्से से भर जाता है। वो बॉडीगार्ड आगे बोलता है, कुछ भी क्यों ना हो जाए हम उस वुमेन का यूज करेंगे, हो सकता है वही वुमेन हमारे लिए चांद पर जाने की एक सीढ़ी बन जाए। इस बॉडीगार्ड के इतना बोलने के साथ ही हम असाही को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, चुप रहो। असाही की बॉडी से ऐसी एनर्जी को निकलता देख वो बॉडीगार्ड काफी घबरा जाता है। असाही आगे गुस्से में बोलता है, आखिरकार तुम खुद को समझते क्या हो? तुम कुछ खास नहीं, बस एक कचरे हो और आज मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि आखिरकार जब कोई मरता है तो उसे किस तरह से फील होता है। असाही के बात को सुनकर वो बॉडीगार्ड अपने मन में सोचता है, मैं इसकी बॉडी से निकलते हुए प्रेशर को फील कर सकता हूँ, ये सच में इनक्रेडिबल है। इसे देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो एक स्टूडेंट है। ये सोचने के बाद वो असाही से बोलता है, मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हें अपना प्लेस पता होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे करेज को देखने के बाद मुझे सच में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, मैं काफी खुश हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, चलो तुम भी मिस लेई के अंडर में आ जाओ। अगर तुम उस लड़की को मुझे सौंप देते हो तो मुझे यकीन है मिस लेई वो काफी खुश होंगी और तुम्हें अपना सबऑर्डिनेट बना लेंगी। उसकी बात को सुनकर असाही गुस्से में बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा है चुप हो जाओ, मैं तुम जैसे लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर वो बॉडीगार्ड बोलता है, सच में तुम इसके ऊपर काफी ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। ये बोलने के बाद वो बॉडीगार्ड वहाँ पर अपने बॉडी को स्ट्रेंथन करने लगता है। अपने बॉडी को स्ट्रेंथन करने की वजह से उसकी पावर वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इस चीज को देखकर असाही बोलता है, क्या बॉडी स्ट्रेंथन मैजिक? हम उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जो बोलता है, तुमने सही कहा, अपने मार्शल आर्ट का यूज करते हुए मैं तुम्हें बहुत ही आसानी के साथ डिफीट कर सकता हूँ, चलो आ जाओ। ये बोलने के साथ ही वो अपनी जगह से जंप करता
करता है और सीधा असाही के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है चलो इसे हैंडल करो। ये बोलकर जब वो असाही के ऊपर अटैक करता है तब असाही उसके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लेता है, लेकिन उस बॉडीगार्ड के पंच का फोर्स इतना ज्यादा था जिसकी वजह से पूरे ग्राउंड के अंदर क्रैक पड़ने लगते हैं, जिसे देखकर कैरीन वो एकदम ही शॉक और घबरा भी जाती है। वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है ये पावर तो सच में इंसेन है। हम उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जो असाही से बोलता है ऐसा लगता है कि तुम डॉज करने में कामयाब रहे। हम असाही को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है मैं समझ गया ये बॉडी स्ट्रेंथ एंड मैजिक ही है, ये मैजिक सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं इसे भी कॉपी कर सकता हूँ। असाही ये बातें सोच ही रहा था तभी वो बॉडीगार्ड उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है चलो मेरे अटैक को संभाल कर दिखाओ। हम असाही को देखते हैं जो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और पूरे कंसंट्रेशन के साथ बस उसके मैजिक को कॉपी करने का ट्राई कर रहा था। असाही को यूं चुपचाप खड़ा देखकर वो बॉडीगार्ड हंसते हुए बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुमने हार मान ली है। ये बोलकर वो असाही के ऊपर अटैक करता है और उसका पंच वो असाही को हिट करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले असाही अपने आईज को ओपन करता है और वहां पर अपने वाइड मैजिक को एक्टिवेट करता है। इसे एक्टिवेट करने के साथ ही असाही वो बहुत ही आसानी के साथ उस बॉडीगार्ड के पंच को ब्लॉक कर लेता है, और ऐसा इस वजह से क्योंकि असाही ने यहाँ पर बॉडी स्ट्रेंथ एंड मैजिक को कॉपी कर लिया है। असाही के ऐसे पावर को देखकर वो बॉडीगार्ड बोलता है इम्पॉसिबल, इसकी पावर तो सेम टू सेम मेरी तरह है। नहीं रुको, इसकी पावर वो तो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो ये बातें सोच रहा था तभी असाही उससे बोलता है द बॉडी स्ट्रेंथ एंड मैजिक, मुझे लगता है कि अब मैं भी इसका यूज कर सकता हूँ। मुझे ये मैजिक सिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। ये सब बस तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया, क्योंकि अगर मैं इसे अपनी आंखों से नहीं देखता तो शायद मैं कभी भी इसका यूज नहीं कर पाता। इतना बोलने के साथ ही असाही सीधा उसके पेट के ऊपर अपना एक पंच लैंड करता है और बस असाही के एक ही पंच की वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और इसी के साथ वो सीधा जाकर एक वॉल से टकराता है और वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। वो अनकॉन्शियस होते हुए अपने मन में सोचता है कौन आखिर ये किस तरह का पर्सन है। उसे डिफीट करने के बाद असाही कैरिन के पास आता है, जहाँ पर कैरिन इन सभी चीजों के लिए असाही का थैंक्स करती है। असाही बोलता है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, और क्या तुम ठीक हो? इसके अलावा तुम दोनों, मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। असाही के बात को सुनकर वो दोनों बोलते लेकिन तुम आखिरकार तुम अब कहाँ पर जा रहे हो? उनके बात को सुनकर असाही ग्लास से बने गेट पर पंच मारकर उसे तोड़ देता है और फिर उसके अंदर जाते हुए उन तीनों से बोलता है मुझे काम है तो फिर तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं बाद में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके बाद हम ली रुक्सी को देखते हैं जिसे कि कोई बताता है मिस ली यहाँ पर एक इमरजेंसी है। ऐसा लगता है कि आपके सभी सबऑर्डिनेट वो हार चुके हैं और जितने भी स्टूडेंट थे वो सब भी यहाँ से भाग चुके हैं। इस बात को सुनकर ली रुक्सी बोलती है आखिर ये सब क्या बकवास है। उस टेलीफोन के अंदर से कोई बोलता है यहाँ पर एक पर्सन है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और अब वो आप ही की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो पर्सन ली रुक्सी को ये सब बातें बता रहा था अचानक से उसके भी चिल्लाने की बहुत ही जोर से आवाज आती है। इस आवाज को सुनने के बाद ली रुक्सी घबराते हुए अपने मन में सोचती है क्या आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ। वो ये सब बातें बोल रही थी तभी उसके रूम का गेट ओपन होता है और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि असाही खड़ा था। असाही को देखकर ली रुक्सी बोलती है तुम आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? ली रुक्सी की बात को सुनकर असाही बोलता है बस एक बहुत ही सिंपल रीजन है, मैं यहाँ पर आया हूँ अपना रिवेंज लेने के लिए। इस साल पहले तुमने मेरे साथ जो किया था उस चीज का। तो असाही के इतना बोलने के साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सीरीज के जितने भी चैप्टर अवेलेबल थे मैंने उन सभी को एक्सप्लेन कर दिया है और जैसे इसके न्यू चैप्टर आते हैं मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।